फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 4 करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। वॉइस पीपीटी क्लियर है या नहीं, ये कंफर्म करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए ये ऑफर है कि वो मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ यूनिट अभी हम लोग की स्टार्ट है। सो ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं, जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी पिछले यूनिट्स के। और अभी हम लोग यूनिट 5 का हाफ पोर्शन कर चुके हैं। आज से हम लोग सोशल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सो यही बेस्ट टाइम है आपके ज्वाइन करने का, क्योंकि एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है और तकरीबन 55 टू 56 डेज बचे हुए हैं। 55 टू 60 डेज बचे हुए हैं एग्ज़ाम में। अब डेट के हिसाब से डेट क्या आती है उस हिसाब से डेज तय होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, मैक्सिमम 60 डेज बचे हुए हैं और उसको उसमें भी आपके फॉर्म भी आ चुके हैं। तो यही बेस्ट टाइम है तैयारी करने का आपके, अगर आप नेट ज़्यादा इसी सेशन में निकालना चाह रहे हैं तो जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं फिलर फॉर्म को वो ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 4। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 4 आज हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर एंड डेवलपमेंट, लिंग और विकास। तो जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है, ये हम लोग इसके बीच में डिफरेंस जो होता है वो पढ़ चुके हैं। सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल टर्म है, और जेंडर क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना। ठीक। तो जेंडर एंड डेवलपमेंट, लिंग और विकास। जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट जो होता है उसी को जेंडर एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। वी सी अ शिफ्ट टू इंटीग्रेट women into development program in hope of eradicating poverty and low social economic status। तो हमने देखा कि जो है अब women को इंटीग्रेट किया जाता है, women को जोड़ा जाता है डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। तो women को डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके, या लो इकोनॉमिक स्टेटस को इरेडिकेट किया जा सके। क्योंकि अभी तक जो है उस जब तक ये प्रोग्राम और विमेन से रिलेटेड प्रोग्राम नहीं थे, तब तक सबसे ज़्यादा सबसे खराब इकोनॉमिक स्टेटस किसका था? वो विमेन का था। ठीक। तो विमेन के लो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को ख़त्म करने के लिए और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक शिफ्ट देखा है कि अब लोग जो है क्या करते हैं, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनमें इंटीग्रेट करते हैं विमेन को, उनमें इंटीग्रेट करते हैं विमेन को, उन्हें विमेन को उसके साथ जोड़ते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो विमेन से रिलेटेड, विमेन के डेवलपमेंट के रिलेटेड चलाए जाते हैं। उसी को जेंडर एंड डेवलपमेंट में रखा जाता है। हम गरीबी उन्मूलन और कम सामाजिक आर्थिक स्थिति की आशा में
महिलाओं को विकास कार्यक्रमों में एकीकृत करने के लिए एक बदलाव देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अब जो है विकास के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो है महिलाओं को इसके साथ जोड़ा जाता है। विकास के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें महिलाओं को ज़्यादातर इसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक, क्यों जोड़ा जाता है? ताकि महिलाओं की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है, उसको सुधारा जा सके और गरीबी का उन्मूलन किया जा सके, गरीबी को खत्म किया जा सके। ठीक, इस मकसद से हम लोग क्या करते हैं, विमेन को यानी कि महिलाओं को जो विकास कार्यक्रम होते हैं उसके साथ जोड़ते हैं। ठीक, जेंडर इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंसीडर किसको किया जाता है? जेंडर को ही कंसीडर किया जाता है। डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जेंडर को ही कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट अगर नहीं होगा, मतलब कि अभी तक जो सोसाइटी में था वो क्या था, वुमेन को बहुत निचले स्तर पर रखा जाता था। उनके डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता था। तो इसीलिए जो है अब जेंडर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है डेवलपमेंट के लिए। विकास में लिंग एक महत्वपूर्ण विचार है। ठीक, विकास में लिंग क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। It is a way of looking at how social norms and power structure impact on the lives and opportunity available to different group of men and women। तो ये कहते हैं कि एक तरीका है कि आप देखें कि किस तरह से सोशल नॉर्म्स या पावर स्ट्रक्चर ने जो है वो इम्पैक्ट किया है अपॉर्चुनिटीज़ को या लाइफ को। ठीक, लाइफ या लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को जो भी अलग अलग ग्रुप अवेलेबल हैं, मेन एंड वुमेन के ग्रुप जो अवेलेबल हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है सोशल नॉर्म्स या पावर स्ट्रक्चर। ठीक, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये देखने का एक तरीका है कि कैसे सामाजिक मानदंड और शक्ति संरचनाएं, तो कैसे सामाजिक मानदंड या शक्ति संरचनाएं जो है पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न समूहों के जीवन और अवसरों पर प्रभाव डालती है। ठीक, तो कैसे जो हमारे समाज के मानदंड होते हैं या जो शक्ति संरचनाएं हैं हमारे समाज की, वो कैसे पुरुषों पे प्रभाव डालती हैं और किस तरह से महिलाओं पे प्रभाव डालती हैं, उसके विभिन्न समूहों के जीवन और अवसरों पर प्रभाव डालती है। ठीक, तो ये जेंडर एंड डेवलपमेंट का जो अ, तरीका है वो इस चीज़ को देखने के लिए हमें मजबूर करता है कि किस तरह से सोशल नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर वो इम्पैक्ट कर रहे हैं लाइफ ऑफ वुमेन को एज वेल एज लाइफ ऑफ मेन। ठीक, the UNDP has emphasized gender equality and women empowerment in the following four areas of development। ठीक, तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एम्फेसाइज किया है जेंडर इनइक्वलिटी को कौन कौन से चार अलग अलग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक, फोर डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में इन्होंने जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। ठीक, यूएनडीपी ने विकास के निम्नलिखित चार क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। ठीक, तो विकास के चार क्षेत्रों में यूएनडीपी ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। ठीक, तो वो चार क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्षेत्र आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनमें महिलाओं का एम्पावरमेंट करना और उनमें महिलाओं की इक्वलिटी लाना। ठीक, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनमें महिलाओं का क्या हिस्सा है, महिलाओं की क्या पोजीशन है, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके इक्वलिटी के लिए कौन काम करता है? यूएनडीपी। ठीक, लोकतांत्रिक सरकार, जिस भी देश की लोकतांत्रिक सरकार है उस देश में किस तरह से महिलाओं का क्या क्या स्थिति है, महिलाओं की उस सरकार में, उस लोकतांत्रिक सरकार में महिलाओं की क्या स्थिति है और महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व है, इस चीज़ को देखना यूएनडीपी का काम होता है। और उनकी समानता को मेंटेन करना, मतलब जितने पुरुष हैं उतने महिलाएं हैं या नहीं है, या जितनी महिलाओं का प्रोपोर्शन है, जितना महिलाओं का प्रोपोर्शन है, क्या उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और महिलाओं का जो है सशक्तिकरण करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार का जो एरिया है
जो क्षेत्र है उसमें यूएनडीपी काम करता है। ठीक। पावर्टी रिडक्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है पावर्टी रिडक्शन में महिलाओं को देखना, ठीक, महिलाओं की इक्वलिटी देखना और महिलाओं के एम्पावरमेंट करना। ऐसा नहीं कि आप अगर मेल की पावर्टी रिड्यूस कर दे रहे हैं तो सोसाइटी की पावर्टी रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। महिलाओं की जो पावर्टी है यानी कि वुमेन्स की जो पावर्टी है उनको भी ख़त्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पावर्टी रिडक्शन के एरियाज में भी महिलाओं को देखता है यूएनडीपी कि उनके उनके प्रति इक्वलिटी है या नहीं है, उनका एम्पावरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप एम्पावरमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं पावर्टी खत्म करने के लिए, पावर्टी रिड्यूस करने के लिए, तो उसमें आपको महिलाओं को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक। गरीबी में कमी करने के लिए अगर आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, किसी भी तरह का मतलब पॉलिसी निकाल रहे हैं, तो उस पॉलिसी में यूएनडीपी ये देखता है कि उस पॉलिसी में इक्वलिटी है कि नहीं है, बिटवीन मेन एंड वुमेन इक्वलिटी है कि नहीं, महिला और पुरुष के बीच में समानता है या नहीं है। ठीक। या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उस पॉलिसी में कुछ प्रोविजन है या नहीं है, ये सारी चीजें वो देखता है। तो ये दो क्षेत्र हो गए। चार क्षेत्र की बात करते हैं, ये आगे देखते हैं हम लोग दो क्षेत्र और कौन कौन से हैं। क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, संकट की रोकथाम और पुनर्प्राप्ति। तो जो भी संकट आते हैं, जो भी क्राइसिस होती हैं, उनकी उनके उनको बचाव के लिए और उनको रिकवर करने के लिए, रिकवर मतलब कि अगर हो चुके हैं वो क्राइसिस हो चुकी हैं, तो रिकवरी के लिए जो भी पॉलिसीज या प्रोविजन लाए जाते हैं उसमें महिलाओं के प्रति इक्वलिटी है या नहीं, या महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है कि नहीं, ये देखना यूएनडीपी का काम होता है। संकट की रोकथाम और पुनर्प्राप्ति से रिलेटेड जो भी नीतियां बनेंगी, उन नीतियों में क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ काम किया जा रहा है या नहीं, या महिला और पुरुष के बीच में समानता रखी जा रही है या नहीं। ठीक। ये सारी चीजें देखना किसका काम होता है, यूएनडीपी का काम होता है। इन्वायरमेंट एंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी, जो भी प्रोग्राम है, इस क्षेत्र में भी यूएनडीपी ये देखता है कि महिलाओं की इक्वलिटी है या नहीं है, या महिलाओं के एम्पावरमेंट में कुछ काम किया जा रहा है या नहीं। ठीक। पर्यावरण और ऊर्जा में महिलाओं का क्या स्थान है, क्या भागीदारी है उसमें। ठीक। और ये भी देखता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ काम किया जा रहा है इसमें या नहीं। एचआईवी एड्स में, ठीक, इसमें भी जो है ये लोग काम करते हैं। यूएनडीपी ये देखता है कि क्या इस क्षेत्र में भी, एचआईवी एड्स के क्षेत्र में भी महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का मतलब एम्पावरमेंट हो रहा है या नहीं। ठीक। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसमें जो है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, ये देखता है कि क्या इक्वलिटी और एम्पावरमेंट हो रहा है महिलाओं का या नहीं। इक्वलिटी और एम्पावरमेंट हो रहा है या महिलाओं का या नहीं, महिला और पुरुष के बीच में समानता और सशक्तिकरण हो रहा है या नहीं। इकोनॉमिक सर्वे 2023, इकोनॉमिक सर्वे है 2023 का। इंडिया मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पे इंडिया ने जेंडर इक्वलिटी में अपनी अच्छी रैंक हासिल की है। इससे पहले के मुकाबले में इतनी अच्छी रैंक नहीं होती जेंडर इक्वलिटी के मामले में इंडिया में। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 बताता है कि इंडिया मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वलिटी, रैंक 122 ग्लोबली। तो पूरे वर्ल्ड में इसकी जो रैंक है वो 122 है। हालांकि 122 रैंक बहुत अच्छी नहीं होती है, वन मिनट। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं।
ओके, तो 122 बहुत अच्छी रैंक नहीं होती है, लेकिन जो पहले की रैंकिंग थी इंडिया की उससे तो बेहतर है। 2023 में रैंकिंग इसकी बेहतर हुई है। ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण 2023, भारत ने लैंगिक समानता में उल्लेखनीय प्रगति की है। ठीक, तो भारत ने लैंगिक समानता में बड़ी उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक स्तर पर इसका जो स्थान है वो 122वां है। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्थान आपको याद होना चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता के मामले में इंडिया की रैंक कितनी है, 122। ठीक, इंडिया की रैंक 122 है जेंडर इक्वलिटी। बीजिंग डिक्लेरेशन 1995, इन सारे डिक्लेरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बीजिंग डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1995 में हुआ था, जो जेंडर इक्वलिटी से, जेंडर से रिलेटेड है। ठीक, बीजिंग घोषणा जो है वो 1995 में हुई। द पॉजिटिव डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस आफ्टर द बीजिंग डिक्लेरेशन वर, अब बीजिंग डिक्लेरेशन जो हुआ था वो जेंडर इक्वलिटी के बेस पे हुआ था। मतलब कि इसमें जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड क्या चीजें हुई थी वो हम लोग देखेंगे। द पॉजिटिव डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस आफ्टर द बीजिंग डिक्लेरेशन वर, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हुई थी बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद वो हम लोग देखेंगे। बीजिंग घोषणा के बाद हुई सकारात्मक विकास इस प्रकार है। तो बीजिंग घोषणा के बाद जो भी सकारात्मक विकास हुए थे वो क्या क्या हैं वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर जेंडर इक्वलिटी। मतलब कि नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए और स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए, मतलब कि कुछ स्टेप लिए जाने चाहिए, कुछ स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए, जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन किया जाए। ठीक, तो नेशनल लेवल पे बीजिंग डिक्लेरेशन में यही कहा गया कि नेशनल लेवल पे जो है पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक, लैंगिक समानता के लिए राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतियों की स्थापना करना। तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजिंग डिक्लेरेशन में ये तय किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, नीतियां बनाई जानी चाहिए लैंगिक समानता के लिए और रणनीतियां बनाई जानी चाहिए। ठीक, ताकि लैंगिक समानता को बनाया रखा जा सके। ठीक, लैंगिक समानता को बनाए रखा जा सके, इसके लिए जो है नीतियां और रणनीतियां बनाना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। Adherence to international and regional instrument for the protection of human right of women, महिलाओं के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपकरणों का पालन करना। ठीक, तो जो भी ह्यूमन राइट्स, वुमेन से रिलेटेड जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए जो अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब का पालन करना। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इंटरनेशनल लेवल पे उन सब का मतलब उन सबको फॉलो करना होगा हर नेशन को, ताकि जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ वीमेन किया जा सके, वीमेन का ह्यूमन राइट जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक, महिलाओं के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपकरणों का पालन करना। जो भी क्षेत्रीय उपकरण है, क्षेत्रीय उपकरण मतलब उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका पालन करना, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी कानून वगैरह बने हुए हैं मानव अधिकार से रिलेटेड, महिलाओं के मानव अधिकार से रिलेटेड, उन सब का पालन करना जरूरी है। ये भी बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। ठीक, increase diversity in the mechanism promoting and monitoring attention to gender equality। ठीक, तो डाइवर्सिटी को इंक्रीज करना, जो भी मैकेनिज्म है जिससे जो है जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक, या मॉनिटर किया जा रहा है, उसको इंक्रीज करना। ठीक, उस मैकेनिज्म को बढ़ाना, उसको प्रमोट करना। तो ऐसे मैकेनिज्म जो डाइवर्सिटी, जो मतलब प्रमोट करते हैं या मॉनिटर करते हैं जेंडर इक्वलिटी को, उसको जो है आ, उसको इंक्रीज करना, उसको उसको बढ़ाना। ठीक, ये भी बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और निगरानी करने वाले तंत्रों में विविधता में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक, तो ये भी बीजिंग डिक्लेरेशन में, बीजिंग घोषणा में कहा गया कि जो भी लैंगिक समानता के बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, जो भी मैकेनिज्म है, जो भी विविधताएं हैं, उनमें वृद्धि होनी चाहिए। जो भी
लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं या उनकी निगरानी करते हैं। उन विविधताओं में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। ठीक। अटेंशन टू रिसोर्सेज, रिसोर्स एलोकेशन to gender sensitive budgeting। ठीक। अटेंशन टू रिसोर्स एलोकेशंस थ्रू जेंडर सेंसिटिव बजटिंग। ठीक। तो रिसोर्स का जो एलोकेशन होगा, जब भी बजट होता है तो वहाँ पे रिसोर्सेज जो भी बजट होते हैं वो पास किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए। तो जो भी रिसोर्सेज एलोकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए? जेंडर सेंसिटिव बजटिंग के जरिए होना चाहिए। ठीक। उस तरफ हमें अटेंशन देना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव बजटिंग क्या होती है? तो जेंडर सेंसिटिव बजटिंग मीन्स जो विमेन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है पास करना चाहिए, और जो भी जेंडर सेंसिटिव एरियाज है उसके लिए बजट एलोकेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस पर ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। ठीक। ये भी बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। लैंगिक संवेदनशील बजट के माध्यम से संसाधनों के आवंटन पर ध्यान दें। ठीक। तो जो भी संसाधन का आवंटन आवंटन होता है बजट के माध्यम से, उसमें जो लैंगिक संवेदनशीलता है उसको मेंटेन करना, उसको उसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा बजट का आवंटन करना जरूरी है। ठीक। तो लैंगिक संवेदनशील मामले जो भी हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको मतलब लैंगिक संवेदनशीलता वाले जो एरियाज हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट पास करना, ये हर नेशन का काम था। ठीक। ये भी बीजिंग घोषणा में तय किया गया। Effort to engage men and boys more actively in the promotion of gender equality। ऐसे इफर्ट किया जाना चाहिए नेशन के जरिए कि बॉयज, मेन और बॉयज दोनों इन्वॉल्व हों जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। मेन एंड बॉयज मतलब कि महिलाओं की इक्वलिटी के लिए, विमेन की इक्वलिटी के लिए मेन और बॉयज को काम करना चाहिए। ऐसे इफर्ट जो है लेना चाहिए कि हम इंगेज करें मेन और बॉयज को, ताकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हों किस चीज़ के लिए? प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए मेन और बॉयज का इन्वॉल्वमेंट के लिए इफर्ट करना चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में पुरुषों और लड़कों को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक। तो हर राष्ट्र को ये प्रयास करना चाहिए कि लैंगिक समानता में बढ़ावा देने के लिए पुरुषों और लड़कों को अधिक से अधिक सक्रिय किया जाना चाहिए। ठीक। मतलब इस तरह इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक से अधिक लड़के या पुरुष जो है सक्रिय हों किस चीज़ में? लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक। तो ये भी बीजिंग डिक्लेरेशन, बीजिंग घोषणा की एक मतलब उसका सजेशन था, एक मीन्स डेवलपमेंट था एक से रिलेटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी ऑफ जेंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गारंटी करता है इक्वलिटी ऑफ जेंडर। एक जेंडर इक्वलिटी, जेंडर बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज हो, चाहे प्राइवेट सर्विसेज हो, किसी भी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी एरिया में जो है जेंडर से रिलेटेड, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ठीक, इस बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसकी गारंटी लेता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है एक तरीके से। भारतीय संविधान लैंगिक समानता की गारंटी देता है। तो गारंटी देना मतलब कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे जो है लिंग के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ये संविधान जो है, हमारा भारतीय संविधान जो है, इस चीज़ की गारंटी देता है। यानी कि भारतीय संविधान भी एक तरह से जो है बढ़ावा देता है लैंगिक समानता को। ठीक। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू बीजिंग डिक्लेरेशन एंड इट्स कमिटमेंट। तो इंडिया क्या है? एक सिग्नेटरी है बीजिंग डिक्लेरेशन का और उसके कमिटमेंट। तो जो भी इन्होंने बीजिंग डिक्लेरेशन में जो भी कमिटमेंट था उस पर साइन किया है इंडिया ने, कि हम जो भी बीजिंग डिक्लेरेशन है उसको, उन सबको, जो भी कमिटमेंट है, जो भी डिक्लेरेशन है, उन सब चीज़ों को मानेंगे। तो उसमें से इंडिया ने भी साइन किया है। ठीक। मतलब इंडिया भी एक तरह से बीजिंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करता है, मानता है। भारत बीजिंग घोषणा और उसकी प्रतिबद्धताओं का हस्ताक्षर करता है। ठीक।
तो भारत ने भी हस्ताक्षर किया है बीजिंग घोषणा पे। इसका मतलब वो उसकी जितनी भी प्रतिबद्धताएं हैं, जो भी चीज़ें हैं जो करने के लिए बीजिंग डिक्लेरेशन में तय किया गया था, वो सारी चीज़ें भारत करेगा। इसके लिए उसने हस्ताक्षर किए हैं बीजिंग घोषणा पे। ठीक है, बीजिंग घोषणा पे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं इससे रिलेटेड। But the achievement on this front have been far from the desired objective. लेकिन जो अचीवमेंट है इस मामले में वो बहुत अलग है। मतलब इंडिया ने साइन तो कर दिया बीजिंग डिक्लेरेशन पे, लेकिन जो अचीवमेंट है वो बहुत अलग है, डिजायर ऑब्जेक्टिव से बहुत अलग है। मतलब कि किसी भी तरह से इंडिया में जेंडर इक्वलिटी नहीं है। ठीक, इंडिया में अभी तक तभी तो रैंकिंग 122 आ रही है। पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग 122 आने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी रैंकिंग है, बहुत खराब रैंकिंग है। ठीक, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो साइन तो कर दिया इन्होंने, लेकिन जो अचीवमेंट है वो बहुत फार फ्रॉम द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था उससे बहुत अलग है। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया कि जेंडर इक्वलिटी को और जेंडर एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाएगा, वो जो है इनके अचीवमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट के अचीवमेंट से बहुत ही अलग है। ठीक, मतलब किसी भी तरह से इंडिया में जेंडर इक्वलिटी जो है वो प्रमोट नहीं हो रही। लेकिन इस मोर्चे पर उपलब्धियां अभीष्ट लक्ष्यों से कोसों दूर हैं। जो भी लक्ष्य थे उससे कोसों दूर हैं। भले ही इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं बीजिंग घोषणा पे, लेकिन ये अपने लक्ष्य से बहुत कोसों दूर है। उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसीलिए 122वीं रैंक आई है 2023 में। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जेंडर इक्वलिटी, भारतीय संविधान और लैंगिक समानता। अब भारतीय संविधान में जो है जेंडर इक्वलिटी के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं वो हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंगिक समानता और जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड क्या क्या बातें की गई हैं वो हम लोग देखेंगे। कौन से आर्टिकल्स जो है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, जेंडर इक्वलिटी को कौन से आर्टिकल प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले आता है द राइट टू इक्वलिटी is covered under Article 14 to 18 of the Constitution। तो आर्टिकल 14 से 18 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो राइट टू इक्वलिटी को ही कवर करते हैं। ठीक, मतलब कि हर बेस पे जो है इक्वलिटी होनी चाहिए। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। तो जो भी समानता का अधिकार है वो किसके किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, ये जो भी आर्टिकल हैं ये सब किससे रिलेटेड है? समानता के अधिकार, समानता के अधिकार से ही रिलेटेड है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये लॉ का है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाता है आर्टिकल्स के बारे में। ठीक, it says that the state cannot deny equal rights before law to any citizen of India। ये कहता है कि स्टेट यानी कि कंट्री जो है वो किसी को डिनाई नहीं कर सकती इक्वल राइट के लिए। किसी भी बेस पे कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको इक्वल राइट के लिए जो है डिनाई नहीं कर सकती। किसी को ये नहीं कह सकती कि आपका राइट जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक, इट सेज दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई इक्वल राइट बिफोर लॉ टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। किसी भी सिटीजन के साथ जो है इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए और कोई भी स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है इक्वल राइट के लिए। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समान अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। तो कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं, इसीलिए सारे लोगों का समान अधिकार होता है और कोई भी राज्य इस अधिकार को नहीं छीन सकता। ठीक है, कोई भी राज्य जो है वो इस अधिकार को नहीं छीन सकता, यानी कि सारे राज्य को ये मेंटेन करना होगा कि जो भी नागरिक हैं उसके, वो नागरिक जो है उनके बीच में समानता है। ठीक, नागरिकों के बीच में समानता है ये सुनिश्चित करना होगा सारे राज्य। कोई भी इसको मतलब इससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, समानता से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। It also prohibits any discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth।
ये जो है रोकता है सबको, किससे, किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, धर्म के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी ग्राउंड पे जो है डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो या प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर भी रोक लगाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी ग्राउंड पे आप कर रहे हो, किसी भी स्तर पर कर रहे हो, चाहे लिंग के स्तर पर कर रहे हो, धर्म के स्तर पर कर रहे हो, नस्ल के स्तर पर कर रहे हो, जाति के स्तर पर कर रहे हो या जन्म के स्थान के स्तर पर कर रहे हो, इस आधार पर भी आप जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, तो इंडिया का जो ये अनुच्छेद है, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये अनुच्छेद है, ये गारंटी देता है कि धर्म के बेस पे, नस्ल के बेस पे, जाति के बेस पे या लिंग के बेस पे या जन्म के स्थान के बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं हो। ठीक, तो बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए या जेंडर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है वुमेन डेवलपमेंट के लिए। ठीक, वुमेन से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम चलाया है इंडिया ने। तो सबसे पहली स्कीम हम लोग जो रिसेंटली स्कीम लॉन्च हुई है वही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पुरानी स्कीम्स तो मुश्किल है कि पूछे, तो रिसेंटली स्कीम जो लॉन्च हुई है वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रिसेंट स्कीम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्कीम इस लिस्ट में आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक, इस पे बहुत बवाल चला था बीच में, आप लोग को पता है किस टॉपिक पे चला था। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये स्कीम जो है कब लॉन्च हुई थी? दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन हरियाणा ऑन 22 जनवरी 2015। तो ये जो है हरियाणा में लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 को। ये एक इनिशिएटिव है किस चीज़ का? गर्ल्स चाइल्ड को बढ़ावा देने का। ठीक, गर्ल्स चाइल्ड के सेफ्टी के लिए और गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन से रिलेटेड ये स्कीम थी। ठीक, और इसको किसने लॉन्च किया था? बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू गारंटी द सर्वाइवल, सेफ्टी एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक, तो इसको 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के जरिए। ठीक, जो गारंटी देता है किसके लिए? गर्ल्स के सर्वाइवल के लिए, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए और गर्ल्स के एजुकेशन के लिए। ठीक, गर्ल्स के सर्वाइवल की सेफ्टी देता है, और मतलब गारंटी देता है, गर्ल्स की सेफ्टी की गारंटी देता है और गर्ल्स की एजुकेशन की गारंटी। यही स्कीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये पहल 22 जनवरी 2000 2015 को हरियाणा में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लड़कियों के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी के लिए शुरू की गई। तो ये स्कीम किस लिए शुरू की गई थी? ये 22 जनवरी 2015 को कहाँ पे शुरू की गई थी? हरियाणा में की गई थी। और ये किसने किया था? उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया था। ठीक, और ये किस लिए था? लड़कियों के अस्तित्व से के लिए और लड़कियों की सुरक्षा के लिए और लड़कियों की शिक्षा के लिए ये गारंटी देता है। ये स्कीम जो है लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों के अस्तित्व और लड़कियों की शिक्षा की गारंटी देता है, और इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक, वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम। वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम मतलब कि जो भी वर्किंग वुमेन है उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइड किए गए। ठीक, उनके वर्किंग एरियाज के आसपास जो है उनको हॉस्टल की फैसिलिटी दी गई। ये कब हुआ था? 1972 टू 1973। कामकाजी महिला छात्रावास योजना। तो कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए गए थे 1972-1973 में। ठीक, जो भी उनके काम की जगह होती थी उनके आसपास उनके लिए छात्रावास बनाए गए थे, मतलब हॉस्टल्स वगैरह बनाए गए थे ताकि वो वहाँ पे
रह सकें अगर उनके घर जो है उस वहाँ से दूर हैं तो। ठीक। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2015। वन स्टॉप सेंटर स्कीम क्या थी कि जो भी सवारियां होंगी, जो भी विमेन से रिलेटेड जो भी सवारियां होंगी जो आ, आने जाने के लिए, तो उसके लिए सिर्फ एक स्टॉप होगा। वन स्टॉप सेंटर स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2015। वन स्टॉप सेंटर योजना 2015 में शुरू की गई। विमेन हेल्पलाइन स्कीम, विमेन के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई थी। हेल्पलाइन नंबर आपको पता होगा क्या है। एक विमेन से रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर जो है वो बहुत फेमस है। ये स्कीम भी शुरू की गई थी। लॉन्च इन अप्रैल 2015। ये स्कीम जो है कब लॉन्च की गई थी? अप्रैल 2015। ठीक, उसमें लॉन्च की गई विमेन हेल्पलाइन स्कीम, जिसमें एक हेल्पलाइन दिया जाता था। विमेन से रिलेटेड जो भी समस्या थी, जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो हरेसमेंट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन योजना अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया। ठीक, तो महिला हेल्पलाइन योजना कब लॉन्च की गई थी? अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी। किस लिए की गई थी? तो महिलाओं के उत्पीड़न से रिलेटेड, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो या यौन शोषण से रिलेटेड हो, वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या बता सकती थी और शिकायत दर्ज कर सकती थी। महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई थी कब? 2016। ठीक, तो ये सारे स्कीम्स के नाम आपको ईयर के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी दे देता है। तो आपको स्कीम के नाम के साथ इनके ईयर्स भी पता होना चाहिए। महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम, महिला पुलिस स्वयं सेवी योजना 2016 में शुरू की गई। ठीक, महिला पुलिस स्वयं सेवी सेवी योजना 2016 में शुरू की गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। Corruption is dishonest behavior by those in position of power. Those who abuse their power may be individual or they may belong to organizations such as business or government. 1 minute. तो करप्शन क्या है? करप्शन की डेफिनेशन क्या है? करप्शन इज अ डिसऑनेस्ट बिहेवियर। करप्शन क्या है? एक डिसऑनेस्ट बिहेवियर है। ठीक, बाय दोज इन पोजीशन ऑफ पावर, जो पावर में होते हैं उनके जरिए जो है ये डिसऑनेस्ट बिहेवियर किया जाता है। जो भी पावर में होते हैं, जो भी पोजीशन में होते हैं, वही ये करप्शन करते हैं। दोज हु अब्यूज देयर पावर मे बी इंडिविजुअल और दे मे बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसी को करप्शन कहा जाता है। सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट, चाहे वो बिजनेस हो जो करप्शन कर रहा हो या गवर्नमेंट हो वो करप्शन कर रही हो। ठीक, तो कोई भी हो सकता है। तो करप्शन क्या है? कोई भी डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो अपनी पोजीशन का, अपने पावर का इस्तेमाल करके जो है उस पावर को, उस पोजीशन को अब्यूज कर रहे हो, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। चाहे एक सिंगल इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे बिजनेस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अगर वो जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी को करप्शन कहा जाएगा। ठीक, भ्रष्टाचार सत्ता के पदों पर बैठे लोगों का बेईमान व्यवहार है। ठीक, तो सत्ता के पद पे जो भी लोग बैठे हुए हैं उनका बेईमान व्यवहार ही भ्रष्टाचार कहलाता है। अगर वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो उसी को भ्रष्टाचार कहा जाता है। ठीक, जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे व्यक्ति हो सकते हैं या वे व्यवसायों का या सरकारों जैसी संगठनों से संबंधित हो सकते हैं। तो वो या तो इंडिविजुअल तरीके से, इंडिविजुअल वे में, व्यक्तिगत तरीके से जो है अपना शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, दुरुपयोग कर रहा हो, या जो है हो सकता है वो किसी संस्था के जरिए ऐसा काम कर रहा हो, कि किसी संगठन के जरिए ये ऐसा काम कर रहा हो, चाहे वो सरकार में हो चाहे व्यवसाय का संगठन हो, व्यवसायिक संगठन हो या सरकारी संगठन हो, उसमें रह के अगर वो कर रहा है या व्यक्तिगत अपनी ही पोजीशन का इस्तेमाल करके वो ऐसा कर रहा है तो उसी को भ्रष्टाचार कहा जाता है।
Corruption can come in form of bribery, double dealing and defrauding investors. तो करप्शन के कई फॉर्म हो सकते हैं। ब्राइबरी यानी कि घूस लेना, डबल डीलिंग किसी के साथ डबल डील कर रहे हैं, एक एक जगह पे आपने किसी सामान की डीलिंग कर ली, कहीं और पे भी उसकी डीलिंग कर रहे हैं। ठीक, तो डबल डीलिंग भी क्या आ जाएगा, करप्शन में आ जाएगा। एंड डी फ्रॉडिंग इन्वेस्टर, और अगर इन्वेस्टर को आप फ्रॉड कर रहे हैं, इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसको भी करप्शन में लाया जाता है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दोहरे व्यवहार और निवेशकों को धोखा देने के रूप में आ सकता है। ठीक, तो भ्रष्टाचार के कई रूप हो सकते हैं, चाहे रिश्वतखोरी, घूसखोरी हो सकती है, चाहे दोहरे व्यवहार, यानी कि अगर आप जो है एक जगह पे बात आपने किया है, फिर दूसरी जगह पे आप जाके उसी उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, भ्रष्टाचार ये भी कहलाएगा। या निवेशकों को जो भी खर्च कर रहे हैं, जो भी जो है निवेशक हैं, उनको अगर आप धोखा देते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार में आ जाता है। और भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं बताऊं, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या ये जो है भ्रष्टाचार है या नहीं। तो किसी भी फील्ड में अगर नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म है, भाई भतीजावाद है, या मतलब अपने ही रिश्तेदार को सपोर्ट करके उस किसी पोजीशन, कोई पोजीशन दिला रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके रिश्तेदार होने की वजह से उनका वो काम हो जा रहा है, अगर वो रिश्तेदार नहीं होते तो उनका वो काम नहीं होता। जैसे ऑफिस में आप जा रहे हैं, तो ऑफिस में आपकी पहचान है तो आपका जल्दी काम हो जा रहा है, ये क्या एक तरह का फेवरेटिज्म है। नेपोटिज्म मतलब अपने ही बेटे को, अपनी ही बेटी को उस पोजीशन पे रखते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा मतलब इल्ज़ाम लगाया जाता है इस बात का कि ये जो है नेपोटिज्म की इंडस्ट्री है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो भी अभिनेता होते हैं, वो अपने बच्चों को ही प्रमोट करते हैं, तो उसको नेपोटिज्म कहा जाता है। तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म ये भी क्या है, करप्शन का एक पार्ट है। ठीक, तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म, अगर आप फेवर कर रहे हैं किसी को, ठीक, तो ये भी क्या है, करप्शन का हिस्सा है। जैसे कि मतलब अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और आप जो है अपनी कास्ट के जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको फेवर कर रहे हैं, ठीक, तो ये क्या है, फेवरेटिज्म है, ये भी करप्शन का एक हिस्सा है। भाई भतीजावाद या जातिवाद अगर आप करते हैं, तो ये भी क्या है, भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है। ठीक, तो ये कई बार एग्जाम में नेपोटिज्म फेवरेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। द कंसिक्वेंसेज ऑफ करप्शन कैन बी सोशल एंड फाइनेंशियल। तो कंसिक्वेंसेज जो है करप्शन के, या तो सोशल हो सकते हैं या फाइनेंशियल हो सकते हैं, या पैसे का नुकसान आपका हो सकता है, जैसे आपने अगर ब्राइबरी दी यानी कि घूसखोरी, घूस दिया, तो ये क्या है, आपका उसमें फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। सोशल नुकसान भी हो सकता है कि आपने किसी को अच्छी पोजीशन पे रख दिया, किसी को लोअर पोजीशन पे रख दिया, सिर्फ नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की वजह से, तो उसका सोशल जो है स्टेटस घट सकता है। बट इट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन दोज हु आर फाइनेंशियली वल्नरेबल। ठीक, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे रखता है, जिनके पास जो मतलब फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है करप्शन। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको कहता है, करता है, जो फाइनेंशियली वल्नरेबल होता है। ठीक, भ्रष्टाचार के परिणाम सामाजिक और वित्तीय हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के परिणाम जो होगा वो क्या हो सकता है, सामाजिक के साथ साथ वित्तीय भी हो सकता है। सामाजिक परिणाम हो सकता है, समाज में जो है उसका नुकसान हो सकता है, सामाजिक नुकसान, लेकिन वित्तीय नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप जब काम करवाते हैं तो आपको पैसे दे के ही काम करवाना पड़ता है। ज़्यादातर जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं, ठीक, सरकारी ऑफिशियल जो होते हैं वो ज़्यादातर किसका सोर्स मानते हैं, जब आपका कोई काम नहीं होता है तो आप किसको ले जाते हैं, सोर्स के लिए, सोर्स के तौर पे किसको ले जाते हैं, गांधी जी को ले जाते हैं। ठीक, तो गांधी जी का सोर्स हर जगह चलता है। ठीक, गांधी जी का सोर्स हर जगह चलता है, तो अगर आप गांधी जी को ले जाते हैं तो ये क्या है, एक तरह का वित्तीय नुकसान हो सकता है, आपका वित्तीय परिणाम हो सकता है। ठीक, क्योंकि आप जो है पैसे देकर काम करवा रहे हैं, तो आपका इसमें वित्तीय नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका उन लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन करप्शन का यानी कि भ्रष्टाचार का प्रभाव उन लोगों पे ज़्यादा पड़ता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। क्यों पड़ता है, क्योंकि वो पैसे दे के काम नहीं करा सकते, जिनके पास पैसा है वो तो दे के काम करवा लेंगे। जैसे कि
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड जो है, जो गरीब होते हैं वो नहीं करा पाते हैं एडमिशन, क्योंकि बाकी लोग जो है पैसा दे के करा लेते हैं। ये जॉब्स वगैरह में जो है बाकी लोग पैसा दे के करा लेते हैं अपनी जॉब, ठीक, अपनी जॉब फिक्स करा लेते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो कहाँ से पैसा ला के देंगे। तो उनके उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भ्रष्टाचार। इसीलिए कहा जाता है कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का प्रभाव पड़ता है। ठीक। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन कैन बी सोशल एंड फाइनेंशियल, ये तो हो गया। ठीक। और ये दोज हु आर फाइनेंशियली वर्नरेबल आर मेजर हैव मेजर इम्पैक्ट ऑफ करप्शन। ठीक। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका, भ्रष्टाचार। ठीक। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इज अ रूट कॉज ऑफ करप्शन। तो रूट कॉज ऑफ करप्शन क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाए तो ये सबसे ज्यादा रूट कॉज होता है करप्शन का। ठीक। इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाए तो इससे इसमें सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा कॉज करता है करप्शन। ठीक। क्योंकि आप देखेंगे सरकारी जगहों पे ज़्यादातर जो है करप्शन होता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वहाँ पे करप्शन के जरिए ही, पैसा दे के ही आप जो है अपना एक अपना मतलब चीफ टीचर बन सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आप नहीं करा सकते। ठीक, आप अगर मतलब उनके रिश्तेदार भी हैं तब भी नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आप जो है इसके काबिल हैं कि नहीं। अगर मान लेते हैं मेरे रिश्तेदार का कोई स्कूल चल रहा हो और मुझको वहाँ पे पढ़ाना हो, तो वो रिश्तेदार पहले ये देखेगा ना, मुझको पहले रिश्तेदार के तौर पे हो सकता है मुझको रख ले, लेकिन अगर मैं उस कैपेबल हूँगा तभी। लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक, पैसा मिल गया बस, बाकी कुछ नहीं देखा जाता है, उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसमें वो लोग को इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए वो अगर अपने रिश्तेदारों को ही रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो देखेंगे कि वो उसके कैपेबल है कि नहीं। कि किसी को बीएड और एमएड किया हुआ टीचर चाहिए तो भले ही उसका रिश्तेदार है, अब मान लेते हैं 2 लोग आते हैं बीएड एमएड वाले, एक उसका रिश्तेदार है, एक रिश्तेदार नहीं है। ठीक, तो एक रिश्तेदार है, अगर वो काबिल होगा तभी उसको लिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। ठीक, भले ही वो रिश्तेदार। तो करप्शन जो है ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में उतना करप्शन नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में उतना करप्शन नहीं होता है जितना गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। तो इसीलिए कहा जाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज द इन द इकोनॉमी इज अ रूट कॉज ऑफ करप्शन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप भ्रष्टाचार का मूल कारण है। ठीक, तो सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में ये सबसे ज़्यादा मूल कारण है किसका, भ्रष्टाचार। क्यों, क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा घूसखोरी चलती है। ठीक, जो भी सरकारी संस्थाएं आप खुद ही देख लीजिए, आपको एक भी कागज़ बनवाना होगा बगैर घूस दिए आप कागज़ वो बनवा ही नहीं सकते। चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे कोई भी कागज़ बनवाना हो आपको, आप तहसील में चले जाइए, वहाँ पे आपको जगह जगह पे पैसा देना होता है। यहाँ तक कि जो स्टैम्प लगाता है उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, या मतलब जो आपको वो पेपर ला के दे रहा है आपके हाथ में उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ठीक, पासपोर्ट बनवाना हो तो हर जगह पे आपको घूस देना पड़ेगा। ठीक, तो गवर्नमेंट सर्विसेज में सबसे ज़्यादा घूसखोरी चलती है। प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा घूसखोरी नहीं चलती है, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा घूसखोरी चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार का जो हस्तक्षेप है वो भ्रष्टाचार का सबसे मूल कारण है। ठीक, सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में ये सबसे ज़्यादा मूल कारण है भ्रष्टाचार। Preventing corruption includes the reinforcement of best business practices. Preventing corruption includes the reinforcement of best business practices. तो अगर आप करप्शन को बचाना चाह रहे हैं तो आपको रीइंफोर्स करना पड़ेगा बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को। बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को आपको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। एजुकेटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैंडेटरी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्सेज। ठीक, तो एजुकेशन उनको दिया जाना चाहिए और कुछ ऐसे कोर्सेज उनको मैंडेटरी करना चाहिए
कि कुछ मैंडेटरी कोर्सेज पढ़ाए जाने चाहिए। जैसे आप अगर आप बीए और एमए करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं जो आपको लेना ही लेना होता है, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो आपको लेना ही लेना होता है, आपकी चॉइस हो या ना हो। ठीक, इसी तरह से जो है मनी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्सेज जो है उनको मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि मनी का जो मतलब मनी को जो ट्रांसफर करते हैं इलीगल तरीके से। ठीक, तो उस तरह के जो कोर्सेज हैं उनको जो है एजुकेशन में मैंडेटरी किया जाना चाहिए एंड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, अकाउंटेबिलिटी को जो है वो बढ़ाना चाहिए ताकि जो है करप्शन कम हो। भ्रष्टाचार को रोकने में सर्वोत्तम व्यवसाय प्रथाओं का शुद्धिकरण। ठीक, तो सर्वोत्तम व्यवसाय प्रथाओं का शुद्धिकरण होना चाहिए। ठीक, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको जरूरी है कि सर्वोत्तम व्यवसाय लागू किया जाना चाहिए। ठीक, सर्वोत्तम व्यवसाय लागू किया जाना चाहिए और उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। ठीक, और अनिवार्य धन शोधन रोधी पाठ्यक्रम जो है उनको अनिवार्य किया जाना चाहिए। मतलब जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ पे ये अनिवार्य किया जाना चाहिए कि इस एज के लोग जो है धन शोधन रोधी जो भी पाठ्यक्रम होंगे उसको पढ़ना जरूरी होगा। ठीक, वो कंपलसरी होगा। इस रूप में जो है शिक्षा देनी चाहिए और बढ़ी हुई जवाबदेही शामिल है। ठीक, और जवाबदेही को बढ़ाना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है उस अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, अगर कोई ऑफिशियल है उसका जो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है कि मतलब करप्शन को रोकना है, उस अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, जब आप अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे तभी जो है क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। जैसे अभी देखेंगे आप कि जगह जगह पे हेल्पलाइन नंबर चल गए हैं कि अगर आपसे कोई आपके पास मैसेज आता होगा, टेक्स्ट मैसेज बहुत बार आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपसे गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल अगर आपसे पैसे मांगता है किसी काम कराने के लिए तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। तो ये क्या एक तरीका है भ्रष्टाचार को खत्म करने का। ठीक, जैसे क्या है कि डायल 100 को लागू किया गया था, क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई थाने में जाता था एफआईआर करने तो उनसे घूस लिया जाता था एफआईआर करने के लिए। अब डायल 100 जब आप करते हैं तो ये डायरेक्ट जो है हेड ऑफिस पे कॉल जाती है, वहां से अपॉइंट किए जाते हैं कि कौन जाके आपकी समस्या सुनेगा। ठीक, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आते हैं उस जगह पे और उसके बाद दोनों पक्ष में बात करेंगे। बात करने के बाद एक पक्ष से पैसा लेके छोड़ दिया जाता है और ये लिख के भेज देते हैं कि सुलह हो गई, बात खत्म हो जाती है। ठीक, तो करप्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है कि करप्शन को खत्म किया जाए किसी न किसी तरीके से। ठीक, तो कोशिश बहुत होती है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं करप्शन को खत्म करने के लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो बना हुआ है, इंडिया में एंटी करप्शन ब्यूरो है। हर स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, उसका एक हेल्पलाइन नंबर होता है कि अगर आपसे कोई घूस मांग रहा है तो आप उस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी करप्शन हो रहे हैं क्योंकि आपका काम ही नहीं होगा अगर आप करेंगे नहीं। और पब्लिक भी जिम्मेदार नहीं होती, पब्लिक का भी जिम्मेदारी, अगर पब्लिक जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे तो उसी दिन से करप्शन खत्म हो जाएगा। पब्लिक को क्या है, उसको काम कराना है। उसको लगता है कि अगर कोई मुझसे 500 रुपया मांग रहा है किसी काम के लिए, अब मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा तो उससे ज़्यादा मुझको चलना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मुझको दौड़ना पड़ेगा उसकी कंप्लेन के खिलाफ काम करवाने के लिए। ठीक, तो उससे अच्छा है कि 500 दे के काम करवा। एक तरह से सिस्टम को अगर आसान बनाया जाए, जैसे कि एक कॉल पे जो है आपकी सुनवाई हो रही है अभी। ठीक, इसी तरह से अगर आप सिस्टम को आसान बनाते हैं तो भी आप करप्शन को खत्म कर सकते हैं। ठीक, कॉजेज ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के कारण क्या है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ साइड सेवरल की फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू करप्शन। तो इन्होंने कई की फैक्टर बताए हैं जो करप्शन का कारण बनते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है इन्होंने कई काजेज बताए हैं करप्शन के। ठीक, भ्रष्टाचार के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको आईएमएफ कहा जाता है,
भ्रष्टाचार में योगदान देने वाले कई प्रमुख कारकों का हवाला देते हैं। तो ये बहुत सारे कारक बताते हैं कि इस वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। These includes गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो इकोनॉमी में हुआ, अभी आगे पीछे की स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन। तो ये पहला कारण आईएमएफ भी बताता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी बताता है इसी को। इसमें अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप भी शामिल है। ये आईएमएफ बताता है कि सबसे पहला कारण क्या है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा करप्शन का रीजन क्या है? द लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज का जो लिबरलाइजेशन है उसकी वजह से भी करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नीतियों का उदारीकरण जो है वो भी एक वजह रही करप्शन की। डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। डीरेगुलेशन, बहुत सारी चीज़ों का डीरेगुलेशन, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी क्या हो रहा है? करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंडस्ट्रीज के प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी और उनके डी रेगुलेशन की वजह से भी करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कुछ उद्योगों का अविनियमन और निजीकरण, ठीक, तो आप उनको जो है रेगुलेट नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, या निजीकरण की वजह से, बहुत सारी चीज़ों के निजीकरण की वजह से भी करप्शन बढ़ा है। तो ये आईएमएफ जो है इन सभी कारणों को बताते हैं। आईएमएफ, ठीक। रेजुलेशन फॉर करप्शन इन इंडिया। अब इंडिया में जो करप्शन से रिलेटेड कानून बने हैं वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। भारत में भ्रष्टाचार के लिए संकल्प कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से अधिनियम पास किए गए हैं वो हम लोग देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो सबसे पहले जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1988 में बनाया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में बनाया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा एक्ट क्या था? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया गया 2022 में। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 नहीं, 2002, ठीक। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में बनाया गया, ठीक। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट या कंपनीज एक्ट भी सिर्फ कहा जाता है इसको, ये 2013 में बनाया गया, ठीक। कंपनी अधिनियम 2013 में बनाया गया, ठीक। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 में बनाया गया, ठीक। क्योंकि मनी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती थी फॉरेन जगहों पे, तो उसका कोई हिसाब नहीं होता था, कोई रेगुलेशन नहीं होता था। तो ये एक्ट पास किया गया था 2010 में, ठीक। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 ये पास किया गया था। किस लिए? जो भी विदेश में लोग अंशदान करते थे, जो भी पैसे कंट्रीब्यूट करते थे, उनका कोई भी नियम नहीं था उनको रेगुलेट करने का, तो इसको पास किया गया था, इस अधिनियम को 2010 में, ठीक। द लोकपाल एंड लोकायुक्त आयोग एक्ट 2013। लोकपाल बिल जो पास हुई थी, अन्ना हजारे ने जो मतलब प्रोटेस्ट चलाया था उसकी वजह से 2013 में लोकपाल बिल या लोकायुक्ताज जिसको कहते हैं वो पास हुआ था 2013 में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में बना था, ठीक। तो ये सारे करप्शन, एंटी करप्शन रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक। ठीक, यहाँ तक करप्शन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग एक रिसेंट टॉपिक जो अभी
इंडिया में चल रहा है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। ठीक, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक बिल पास हुआ है जिसको जो मतलब विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से है। उस बिल के बारे में देखते हैं, क्योंकि रिसेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विमेन रिजर्वेशन बिल 2023, विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 जो अभी रिसेंटली पास हुआ है, महिला आरक्षण विधेयक 2023। रिसेंटली द लोक सभा एंड राज्य सभा बोथ पास्ड विमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023। तो रिसेंटली जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया था ये बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल 2023, जो कौन सा था, 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ठीक, 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये। ठीक, 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि नाम भी पूछ सकता है आपसे कि विमेन रिजर्वेशन बिल 2013 और 2023 जो है उसका नाम क्या है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो ये याद रखना है आपको। देखिए, लोकसभा राज्यसभा में तो सारे बिल पास होते हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 कौन सा अमेंडमेंट था, 128 अमेंडमेंट था, और इसका नाम क्या था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक, हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है। ठीक, तो इसको पास किया था, जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया लोकसभा और राज्यसभा में। इसका नाम है जो किस अधिनियम के किस विधेयक, उस विधेयक का क्या नाम है, महिला आरक्षण विधेयक 2023। ठीक, महिला आरक्षण विधेयक 2023, जो 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है। ठीक, अब इस विधेयक में क्या क्या चीजें हैं वन बाय वन देखेंगे हम लोग। थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, रिसेंट टॉपिक है। ठीक, द बिल रिजर्व्स 1/3 ऑफ द सीट इन लोकसभा। जैसे 74th और 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, 1/3 सीट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उनमें फिक्स किया गया था कि 1/3 जो है वो विमेन से रिलेटेड होंगी, विमेन की सीट रिजर्व होंगी, विमेन के लिए रिजर्व होंगी। ठीक, ऐसे ही ये इस बिल में भी कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो रिजर्वेशन होगा 1/3। तो 1/3 सीटें होंगी, यानी कि टोटल सीटों का जो है 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होगी विमेन के लिए, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंड द दिल्ली असेंबली में। ठीक, और दिल्ली असेंबली में इसको स्पेशली बताया गया, दिल्ली असेंबली में भी 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होगी। द बिल रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली। ठीक, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली असेंबली और लोकसभा, इन तीनों जगहों पर 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होगी किसके लिए, विमेन के लिए। ठीक, ये विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में पास किया गया। ये विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित करता है। तो 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित करता है, महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। जैसे 73वां और 74वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो पास हुआ था, जिसमें 1/3 सीट जो है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत राज, पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडीज में जो पास हुआ था कि 1/3 सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व होंगी। ऐसे ही इसमें 128वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसमें भी यही पास किया गया कि लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है या दिल्ली की विधानसभा है उसमें 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक, अभी जो है महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक, वो कितना है, 15%, 15.6% जो है वो लोकसभा में है
मतलब टोटल जो सीटें हैं उसका 15.6% लोकसभा में महिलाएं हैं। तकरीबन 80 टू 86 ऐसे कुछ हैं, मुझको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है कि कितनी महिलाएं हैं। तो 80 टू 86 हैं, 15.6 ये एग्जैक्ट नंबर है। 15.6% महिलाएं जो है वो लोकसभा में है। और राज्यसभा में राज्यसभा में 30 या 33 है शायद, 30 या 33 विमेन है। जो जिनका परसेंटेज अगर हम लोग निकालते हैं तो तकरीबन 13% आता है। तो 13% राज्यसभा में है और 15.6% जो है लोकसभा में है। अब से जो है लोकसभा में जो टोटल महिलाओं का प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा, 33% होगा, क्योंकि 1/3 सीटें जो है वो रिजर्व होंगी, यानी कि जो अभी जितनी महिलाएं हैं उसका डबल हो जाएगा। तकरीबन 160 टू 165 सीटें जो है वो रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, विमेन के लिए। ठीक। This will also apply to the seat reserved for SCs, scheduled caste and STs, scheduled tribe in Lok Sabha and state legislature। तो ये कहते हैं कि ये जो SC STs के लिए जो सीट रिजर्व हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में, उसमें भी ये अप्लाई होगा। उसमें भी ये अप्लाई होगा कि मतलब जितनी सीटें हैं, जैसे ST और SC के लिए जितनी सीटें रिजर्व हैं, उसका भी 33% जो है, यानी कि 1/3 जो है वो महिलाएं होंगी। ST SC में भी 33% महिलाएं होंगी। जो भी सीटें रिजर्व हैं उसमें 33% महिलाएं होंगी। जैसे कि अगर 30 सीट जो है वो रिजर्व है ST SC के लिए, तो उसमें 10 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। महिला जो ST SC से रिलेटेड SC ST में आती हैं महिलाएं, वो इस सीट के लिए रिजर्व होंगी। ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। ठीक, मतलब जो भी आरक्षित सीटें हैं जनजातियों, अनुसूचित जनजाति के लिए या अनुसूचित जाति के लिए, उनका भी 33% जो है, 1/3 सीट जो है, 1/3 सीटें वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं। ठीक। तो टोटल का तो 1/3 होंगी, लेकिन जो रिजर्व है उसमें भी 1/3 होंगी। मतलब अब जो प्रोपोर्शन होगा लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में, वो जो ST SC के लिए सीट अवेलेबल है उनमें ST SC महिलाएं भी होंगी। 1/3 जो है ST SC महिलाएं भी होंगी। द बिल प्रोवाइडेड फॉर इंसर्टिंग आर्टिकल 330A। अब ये बिल के जरिए कौन सा आर्टिकल आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये ऐड करता है आर्टिकल 330A। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये कौन से आर्टिकल को ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये ऐड करता है 330A। द बिल प्रोवाइडेड फॉर इंसर्टिंग आर्टिकल 330A। 330 आर्टिकल 330 पहले से था। 330 SC और ST के लिए सीट रिजर्व करता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में, लेकिन इसको ऐड कर दिया गया 330A में। 330A में क्या है, ये रिजर्व करता है सीट को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में और दिल्ली असेंबली में विमेन के लिए। ठीक। टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच बोरोज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 330, जो किससे लिया गया था, आर्टिकल 330 से लिया गया, उसी को बढ़ाकर ए कर दिया गया। ठीक। विच प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट टू ST SCs इन लोकसभा। अब ये 330 किस लिए है, 330 जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है सीटों का ST SCs के लिए लोकसभा में। ठीक, लोकसभा में सीटों का रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। इसी को 330A करके विमेन का रिजर्वेशन कर दिया गया। ठीक, विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A। ठीक, तो 330A की जगह पे हिंदी में का भी आ सकता है, ठीक, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो कौन सा प्रावधान शामिल किया गया है संविधान में, इस विधेयक के जरिए 330A शामिल किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है। जो किससे लिया गया है, 330 के प्रावधानों से लिया गया है। और 330 का प्रावधान क्या करता है, ये लोकसभा में ST SC के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ये लोकसभा में सीटों के
आरक्षण का प्रावधान करता है किसके लिए, सी एस टी और एस टी के लिए, ठीक, एस सी और एस टी के लिए। द बिल प्रोवाइडेड दैट reserved seat for women may be allotted by rotation to different constituencies in state or union territories। ठीक, तो जो सीट का अलॉटमेंट होगा ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया कि ये एरिया जो है हमेशा वुमेन के लिए ही रिजर्व है। सपोज करिए अगर मैं यूपी का एग्जांपल दूं, तो हम मान लेते हैं गोरखपुर जो है, गोरखपुर को पहली बार रिजर्व कर दिया गया कि ये सीट जो है लोकसभा के लिए या स्टेट असेंबली के लिए जो है, यहाँ पे जितनी सीटें हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। तो ऐसा नहीं है कि अब हमेशा गोरखपुर से जो होगा वो वुमेन ही है, रोटेशन में चलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलती रहेगी। मतलब जब भी होगा इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कहाँ पे वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा, बस खाली 33% मेंटेन करना है, 1/3 मेंटेन करना है। अब ये रोटेशन में चलेगी, कभी भी आ सकता है, किसी भी सीट को रिजर्व किया जा सकता है विमेन के लिए। जैसे हम लोगों ने पंचायत में देखा होगा, ठीक, विलेज पंचायत जो है उसमें होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि गांव में जो विलेज पंचायत होती है उसमें ये कहा जाता है कि ये सीट जो है महिला के लिए रिजर्व कर दी गई, ठीक। तो ऐसी रोटेशन में चलता है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी को फिक्स नहीं किया जाएगा, रोटेशन में चलती है, ठीक। The bill provided that reserved seat for women may be allotted by rotation in different constituencies in state or union territory। स्टेट या यूनियन टेरेटरी में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको रोटेशन में चलाया जाएगा, ठीक, रोटेशन में ही महिलाओं का आरक्षण किया जाएगा, विमेन का रिजर्वेशन किया जाएगा। विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जाएगा। तो रोटेशन द्वारा आवंटित किया जाएगा मतलब कि जगहें हर बार बदली जाएंगी, ठीक। कौन सी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी वो हमेशा बदला जाएगा, हर बार उस जो भी निर्वाचन क्षेत्र है वो बदला जाएगा, ठीक। वो कौन तय करेगा वो इस बिल में बताया गया होगा, उस वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा उसको, ठीक, कि कौन सी सीट जो है रिजर्व होंगी महिलाओं को। तो विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती है, रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी। द बिल इंट्रोड्यूस आर्टिकल 332A। इस बिल में जो है आर्टिकल 332A भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक, विच mandates the reservation of seat for women in every state legislative assembly। तो 330A जो है वो किसके लिए है, 330A जो है वो सिर्फ लोकसभा के लिए, ठीक। ये कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपसे कि सिर्फ लोकसभा का अगर पूछता है तब आप 332A नहीं करेंगे, 330A सिर्फ करेंगे, ठीक। तो ये लोकसभा के लिए है, और 332A जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके लिए, ठीक। तो ये बिल जो है 330A के साथ साथ 332A भी जोड़ती है, ठीक। द बिल इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 332A which mandate the reservation of seat for women in every state legislative assembly। जो क्या करता है, हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन के लिए सीट रिजर्व करता है, ठीक। विधेयक अनुच्छेद 332A पेश करता है, ठीक। ये विधेयक जो है अनुच्छेद 332A भी जोड़ता है, जो किस चीज के लिए, 330A किस चीज के लिए था, लोकसभा के लिए था, ठीक। और लेकिन जो 332A है वो राज्यसभा के लिए, जो हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है, ठीक। मतलब कि हर स्टेट को जरूरी होगा, हर राज्य को जरूरी होगा कि वो 1/3 सीट जो है, जो उसकी विधानसभा की 1/3 सीटें हैं, 1/3 सीटें हैं, उसको रिजर्व करे किसके लिए, महिलाओं के लिए। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है, 332A, ठीक। तो ये आर्टिकल अलग अलग जो है वो याद रखिएगा। Additionally, 1/3 of the seats reserved for ST and SCs
must be allocated for women. ठीक, तो इसके अतिरिक्त एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए। मतलब वही है जो लोकसभा में है कि जो भी एसटी एससी के लिए है उसमें भी 1/3 सीट जो है वो विमेन के लिए अलॉट होना चाहिए। एडिशनली 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व फॉर एसटी एंड एससी must be allocated for women and 1/3 of the total seat filled through direct election, और जो टोटल सीट है जो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए भरी जाती है, ठीक, to the legislative assembly shall also be reserved for women. 1/3 सीट जो है जो पूरी सीट है उसका 1/3 सीट जो है वो women के लिए रिजर्व होना चाहिए, और एसटी और एससी के लिए जो सीट रिजर्व है उनमें से भी 1/3 सीट जो है वो women के लिए रिजर्व होना चाहिए। ठीक, तो इसके अतिरिक्त एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए, और विधानसभाओं के लिए सीधे चुनाव के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से एक तिहाई भी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो पहले तो एसटी और एससी के लिए जो भी सीटें रिजर्व हैं उसका एक तिहाई, जो भी सीटें रिजर्व हैं उसका एक तिहाई जो है वो इसके लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो टोटल सीट है जो एस टी एस सी के लिए है उसमें एक तिहाई तो होना ही चाहिए, लेकिन जो टोटल सीट है उसका भी एक तिहाई जो है वो आरक्षित होना चाहिए महिलाओं के लिए। ठीक, कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन न्यू आर्टिकल 334A। आरक्षण की शुरुआत नया अनुच्छेद 334A। तो एक नया अनुच्छेद है, आर्टिकल की शुरुआत जो करता है वो मतलब इस रिजर्वेशन की जो शुरुआत करता है, आरक्षण की जो शुरुआत करता है वो 334A है। इसमें कहा गया है कि द रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव आफ्टर द सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस बिल हैज बीन पब्लिश। जब ये बिल पब्लिश होगा उसके बाद जो सेंसस होगा उस सेंसस के बाद जो है इस बिल को लागू किया जाएगा। ठीक, तो बिल अभी लागू नहीं होगा, जब सेंसस होगा, सेंसस के बाद इस बिल के पास होने के बाद जो भी सेंसस होगा उस सेंसस के बाद जो है इस रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा। ठीक, इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। ठीक, जब भी जनगणना जो है पब्लिश हो जाएगी इसके बाद, इस बिल के पास होने के बाद, मतलब बिल तो पास हो गया, अब इसके बाद जो भी जनगणना होगी उसके बाद जब वो जनगणना पब्लिश हो जाएगी उसके बाद ये आरक्षण लागू होगा। ठीक, तो लागू अभी नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, लागू अभी नहीं हो रहा है ये जब सेंसस हो जाएगा उसके बाद, जनगणना हो जाएगी उसके बाद। Based on the census, delimitation will be undertaken to reserve seat for women। ठीक, जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। ठीक, तो जनगणना के आधार पे ही महिलाओं की जो सीटें रिजर्व होंगी कि कौन सी सीटें रिजर्व करना चाहिए कौन सी नहीं, उस पे जो है बात की जाएगी। तो अभी सेंसस होगा उसके बाद इस रिजर्वेशन बिल पे बात की जाएगी कि कहाँ पे किस सीट को रिजर्व करना है। ठीक, तो अभी बिल लागू नहीं हो रहा है, ये रिजर्वेशन बिल जो है अभी लागू नहीं हो रहा है, ये याद रखिएगा आप, ये भी एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि कब से जो है ये बिल को लागू किया जाना है। तो आफ्टर द सेंसस, आफ्टर द पासिंग ऑफ बिल, द नेक्स्ट सेंसस जब भी पब्लिश होगा उसके बाद ही ये फिर से बिल लागू किया जाएगा। ठीक, द रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड The reservation will be provided for the period of 15 years। तो रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ 15 साल के लिए ही होगा,
However, it shall continue till such date as determined by a law made by Parliament। तो ये 15 साल तक होगा, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि ये सांसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। ठीक, तो जो भी संसद द्वारा बनाए कानून होंगे उसकी जो निर्धारित तिथि है तब तक ये जारी रहेगा। ये आरक्षण 15 साल के लिए किया गया। ठीक, 15 साल के लिए ही कोई आरक्षण का फिक्स डेट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि 15 साल के बाद ये माना जाता है कि उनका एम्पावरमेंट हो जाएगा इस लेवल पे। ठीक, फिर उसके बाद उनको आरक्षण की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसे फिर चलता रहा आरक्षण तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनका हो सकता है लेवल बहुत हाई चला जाए। ठीक, मेल से ज़्यादा पॉपुलेशन फीमेल की होने लगे फिर पार्लियामेंट में, तो ये भी एक जेंडर सेंसिटिव मामला हो जाएगा। तो इसीलिए आरक्षण जो है 15 साल के लिए ही किया गया है। 15 साल के बाद इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया कर चुके हैं, जो हमारा यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट था। यूनिट 5 पार्ट फर्स्ट जो है वो हमारा खत्म हो चुका है, जो था पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। अब हम लोग सोशल मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सेकंड पार्ट है। यूनिट 5 का जो सेकंड पार्ट है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट पार्ट 1। सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट पार्ट 1। तो इसमें सबसे पहले आता है पॉलिटिकल फैक्शन, राजनीतिक गुट। एक पॉलिटिकल फैक्शन यानी कि राजनीतिक गुट। अ पॉलिटिकल फैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिजर्वेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। A political faction is a group of individuals that share a common political purpose but differ in some respect to the rest of the entity। ठीक, तो पॉलिटिकल फैक्शन क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिनका पॉलिटिकल पर्पस तो सेम होता है, अपनी पार्टी के जैसा ही उनका पॉलिटिकल पर्पस होता है। ये मतलब उस पार्टी से निकले हुए लोगों का एक पार्ट होता है। ठीक, फैक्शन इस तरह से समझिए कि एक पार्टी है, उस पार्टी से कुछ लोग अलग हो जाते हैं, हालांकि उनका पर्पस जो है, जो उनकी पार्टी का पर्पस होता है, उनके जैसा ही होता है। ठीक, लेकिन ये उनसे अलग हो जाते हैं, बट डिफर इन सम रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द एंटिटी। लेकिन ये कुछ रिस्पेक्ट में उनसे अलग होते हैं, इसीलिए इनको पॉलिटिकल फैक्शन कहा जाता है। एक राजनीतिक गुट व्यक्तियों का एक समूह है जो एक समान राजनीतिक उद्देश्य साझा करता है, जो एक समान राजनीतिक उद्देश्य साझा करता है, लेकिन शेष इकाई के संबंध में कुछ भिन्न होता है। लेकिन शेष इकाई के संबंध में ये कुछ अलग होता है, इसीलिए इसको राजनीतिक गुट कहा जाता है। ठीक, तो ये अपनी पार्टी से अलग होकर एक गुट बना लेते हैं। हालांकि इनका जो उद्देश्य होता है, राजनीतिक उद्देश्य, वो सेम होता है, उनके जैसा ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये अलग होते हैं, इसीलिए इनको राजनीतिक गुट कहा जाता है। ठीक, a faction within a group or political party may include fragmented sub-faction। अ फैक्शन विद इन अ ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, एक ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी में जो फैक्शन होता है, मे इंक्लूड फ्रेगमेंटेड सब फैक्शन, उसमें भी कुछ सब फैक्शन भी हो सकता है। जैसे एक पार्टी है, पार्टी के फैक्शन होते हैं। ठीक, मतलब पार्टी के अलग अलग गुट होते हैं। अब फैक्शन के भी सब फैक्शन हो सकते हैं, मतलब उस गुट में भी कुछ लोग अलग होकर एक अलग गुट बना सकते हैं। ठीक, फैक्शन के भी सब फैक्शन हो सकते हैं। फैक्शन विद इन अ ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में इंक्लूड फ्रेगमेंटेड सब फैक्शन, पार्टीज विद इन पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टीज विद इन पार्टी, पार्टी के अंदर ही एक पार्टी बन चुकी है। एक समूह या राजनीतिक दल के भीतर एक गुट में खंडित उप गुट शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो एक गुट जो राजनीतिक या एक राजनीतिक दल या समूह के बीच में जो है एक गुट बना हुआ आता है, उस गुट का भी एक खंडित गुट, वो उप गुट हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग पार्टी के भीतर पार्टियां कहते हैं। ठीक, जिसको हम लोग पार्टी के भीतर पार्टियां कहते हैं। तो एक राजनीतिक दल है।
उसका एक गुट हो सकता है, उस गुट का भी एक उपगुट हो सकता है। ठीक, उस गुट का भी एक उपगुट हो सकता है। इट में आल्सो बी कॉल्ड अ पावर ब्लॉक और अ वोटिंग ब्लॉक। इसको जो है, इस गुट को जो है, जो उपगुट होता है यानी कि सब फ्रैक्शन होता है, उसको पावर ब्लॉक या वोटिंग ब्लॉक भी कहा जा सकता है। तो अलग अलग नाम भी याद रखिएगा आप, पावर ब्लॉक या वोटिंग ब्लॉक भी कहा जा सकता है। इसे पावर ब्लॉक या वोटिंग ब्लॉक भी कहा जा सकता है। ठीक, पावर ब्लॉक या वोटिंग ब्लॉक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर ग्रुप का, दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप, a pressure group is an organization that seeks to influence elected official to take action or make a change on a specific issue। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि जो इलेक्टेड ऑफिशियल होते हैं उनको एक्शन लेने के लिए, ठीक, उनको या उनके एक्शन को चेंज करने के लिए, या जो उन्होंने एक्शन लिया है उसको चेंज करने के लिए, यानी कि जो भी क्या करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो पॉलिसी कैसी बनाएंगे, ये प्रेशर ग्रुप या प्रेशर ग्रुप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इफेक्ट डालता है इन सब चीज़ों को। ठीक, टू टेक एक्शन और मेक अ चेंज ऑन अ स्पेसिफिक इशू, ताकि वो एक्शन ले सके और एक किसी स्पेसिफिक इशू पे चेंज कर सके, चेंज ला सके। ठीक, एक दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो निर्वाचित अधिकारियों को कार्रवाई करने या किसी विशिष्ट मुद्दे पर बदलाव करने के लिए प्रभावित करता है। तो जो राजनीतिक अधिकारी हैं, जो निर्वाचित अधिकारी हैं, वो जो कार्रवाई करेंगे या किसी मुद्दे पर कोई बदलाव करने के लिए ये दबाव समूह जो है उनको प्रभावित करता है। ठीक, जैसे आपने देखा कि बिल पास हुआ, फार्मर बिल जो पास हुआ था, ठीक, उसको जो है बाद में बदलना पड़ा। बाद में क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे। तो ये किसके ज़रिए प्रोटेस्ट हुए थे? ये प्रेशर ग्रुप के ज़रिए ही प्रोटेस्ट हुए थे, जो उस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो यही है प्रेशर ग्रुप। जैसे किसान यूनियन जो था, वो क्या था? एक प्रेशर ग्रुप है एक टाइप का। अ प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू इन्फ्लुएंस इलेक्टेड ऑफिशियल टू टेक एक्शन और मेक अ चेंज ऑन अ स्पेसिफिक इशू। ठीक, एक दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो निर्वाचित अधिकारियों को कार्रवाई करने या किसी विशेष मुद्दे पर बदलाव करने के लिए प्रभावित करता है। या तो कार्रवाई करने या किसी विशेष मुद्दे पर बदलाव करने के लिए हाँ, प्रभावित करता है। These group included trade unions, ethnic association, churches। ठीक, तो ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, ठीक, जैसे किसान यूनियन था। ट्रेड यूनियन, एथनिक एसोसिएशन भी हो सकता है, ठीक, या चर्च हो सकता है। चर्चेज जैसे धर्म वगैरह जो होते हैं, धर्म के जो ग्रुप होते हैं वो चर्चेज होते हैं। तो दीज ग्रुप इंक्लूड ट्रेड यूनियन, एथनिक एसोसिएशन, चर्चेज। इन समूहों में ट्रेड यूनियन, जातीय संघ, चर्च शामिल है। ठीक, ट्रेड यूनियन, जातीय जातीय संघ जो है और चर्च शामिल है। प्रेशर ग्रुप डेट बैक ऑल द वे टू मेडिवल यूरोप। तो प्रेशर ग्रुप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मेडिवल यूरोप से ही चला आ रहा है। व्हेन मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन केम टुगेदर, जब मर्चेंट और क्राफ्टमैन जो है वो एक साथ आए, एंड क्रिएटेड ट्रेड गिल्ड्स, और उन्होंने ट्रेड गिल्ड्स बनाना शुरू किया। ठीक, बेस्ड ऑन देयर लाइन ऑफ वर्क, अपनी लाइन ऑफ वर्क के बेस पे, टू एडवोकेट एंड सपोर्ट मेंबर, ताकि अपने मेंबर का एडवोकेट, मेंबर के लिए एडवोकेट कर सकें और उनको सपोर्ट कर सकें। तो सबसे पहले वहां से शुरू हुआ, मेडिवल यूरोप से। ठीक, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? मेडिवल यूरोप से शुरू हुआ।
Pressure group date back all way to medieval Europe when merchants and craftsmen came together and created trade guilds based on their line of work. Advocate टू एडवोकेट एंड सपोर्ट मेंबर, अपने मेंबर को सपोर्ट करने के लिए या एडवोकेट करने के लिए इन्होंने प्रेशर ग्रुप बनाया। ठीक, और वहां से प्रेशर ग्रुप का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, जब क्राफ्टमैन और मर्चेंट एक साथ आकर जो है एक ट्रेड गिल्ड बनाते हैं और उस बेस पे जो है अपने लाइन ऑफ वर्क को तय करते हैं कि कौन कौन से लाइन पे ये काम करेंगे, कौन कौन से इशूज को उठाएंगे। ठीक, टू एडवोकेट एंड सपोर्ट मेंबर, अपने मेंबर को सपोर्ट करने के लिए और उनको उनके लिए एडवोकेट करने के लिए। ठीक, एक मिनट। हाँ, दबाव समूह मध्यकालीन यूरोप तक वापस जाते हैं, मतलब मध्यकालीन यूरोप से दबाव समूह शुरू हुआ जब व्यापारी और शिल्पकार जो है एक साथ आए और सदस्यों की वकालत और समर्थन करने के लिए अपने कार्य के आधार पर व्यापार संघों का निर्माण किया। तो जब शिल्पकार और व्यापारी एक साथ आए और उन्होंने क्या किया, अपने सदस्यों की वकालत करने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए इन्होंने क्या शुरू किया, एक व्यापार संघ का निर्माण किया। ठीक, तब से जो है ये दबाव समूह वजूद में आया। ठीक, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तभी से ये शुरू हुआ था। दबाव समूह मध्यकालीन यूरोप तक वापस जाते हैं जब व्यापारी और शिल्पकार एक साथ आए और सदस्यों की वकालत और समर्थन के लिए अपने कार्य के आधार पर व्यापार संघों का निर्माण किया। ठीक, तब से ये दबाव समूह शुरू हुआ। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दबाव समूह के लक्षण क्या है। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन सर्टेन इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट के बेस पे ही ये दबाव समूह बनते हैं। जैसे किसान यूनियन बना तो किसानों के लिए बनाया गया, किसान से रिलेटेड जो भी इशूज थे उस बेसिस पे बनाया गया, ऐसी नहीं बन जाता है ये प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप जो बनता है वो कुछ इंटरेस्ट के बेस पे ही बनता है। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन इंटरेस्ट, किसी न किसी इंटरेस्ट के बेस पे बनाया जाता है। ठीक, कुछ रुचियों के आधार पर, कुछ रुचि होती है, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उसी के आधार पर जो है कुछ समस्याएं होती हैं, उसी आधार पर जो है दबाव समूह बनाया जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मीन्स, इसमें जो है मॉडर्न के साथ साथ ट्रेडिशनल मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक के साथ साथ पारंपरिक साधनों का उपयोग किया जाता है। तो प्रेशर ग्रुप में आधुनिक के साथ साथ पारंपरिक साधनों का भी उपयोग किया जाता है, मॉडर्न के साथ साथ ट्रेडिशनल मीन्स का भी उपयोग किया जाता है। रिजल्टिंग आउट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिमांड ऑफ रिसोर्स, डिमांड ऑन रिसोर्सेज। ये कब कब शुरू होता है प्रेशर ग्रुप, जब रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिजल्टिंग आउट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिमांड ऑन रिसोर्सेज, संसाधनों पर बढ़ते दबाव और मांगों के परिणाम स्वरूप जो है ये दबाव समूह का
मतलब उत्पत्ति होती है, दबाव समूह की उत्पत्ति होती है। संसाधनों पर बढ़ते दबाव और मांगों के परिणाम स्वरूप ही दबाव समूह शुरू होता है। इनएडिक्वेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की अपर्याप्तता। ठीक, जो राजनीतिक दल हैं वो अगर जो है इन इन लोगों के इश्यूज को सॉल्व नहीं करते हैं, इन लोगों के इश्यूज की बात नहीं करते हैं, तब भी ये शुरू होता है दबाव समूह। राजनीतिक दल की अपर्याप्तता की वजह से भी, मतलब पर्याप्त रूप से राजनीतिक दल ऐसे नहीं होते हैं जो उन लोगों के इश्यूज को, जैसे अगर कोई किसान की पार्टी होती तो हो सकता है कि किसान यूनियन ना शुरू होता था। ठीक, तो किसानों की पार्टी नहीं थी, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसीलिए किसान यूनियन बनी। ठीक, तो राजनीतिक मतलब अपर्याप्तता की वजह से भी ये दबाव समूह बनता है। ठीक, इन एडिक्वेसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट चेंजिंग कॉन्शियसनेस, बदलती चेतना का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक, मतलब चेंजिंग कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस में जो बदलाव आया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी प्रेशर ग्रुप बनता है। बदलती चेतना का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रेशर ग्रुप बनता है। टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है वो जो इंस्टीट्यूशन में होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट यूनियन होती है। ठीक, तो ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। संस्थागत हित समूह, जो संस्था में होते हैं, वो संस्था में जो दबाव समूह बनते हैं उन्हीं को संस्थागत हित समूह कहा जाता है। एसोसिएशन इंटरेस्ट ग्रुप, एसोसिएशनल, किसी एसोसिएशन में जो है जो इंटरेस्ट ग्रुप जो दबाव समूह बनता है उसको एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। सहचर हित समूह कहा जाता है। सहचर हित समूह। नेक्स्ट आता है एनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप, एनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप। और उसके बाद आता है नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, या जो नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है वो। तो ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप है। गैर सहयोगी हित समूह। ठीक, सम एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आता है कुछ एग्जांपल, अगर हम प्रेशर ग्रुप के देखते हैं तो कुछ उदाहरण अगर हम देखते हैं दबाव समूह के, तो उसमें सबसे पहला आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन जिसको ILO के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड इन अक्टूबर 1919, ये कब बना था? अक्टूबर 1919 में बना था। इसके ईयर भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, फाउंडेड इन अक्टूबर 1919 अंडर द लीग ऑफ नेशंस, जो नेशन के लीग के जरिए ही बनाया गया था। मतलब इसमें एक नेशन नहीं, कई नेशन शामिल थे, कई कंट्रियां जो है इसमें, कई कंट्रीज शामिल थे। इट इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN, ये जो है सबसे पुरानी और सबसे पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN। ठीक, राष्ट्रीय संघ के तहत अक्टूबर 1919 में स्थापित हुई थी ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन कब बना था? अक्टूबर 1919 में बना था। ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है, और ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है, ये याद रखिएगा। ठीक, ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा ये भी एक एग्जाम्पल है प्रेशर ग्रुप का। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसको AIKS के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, NBA, ये भी प्रेशर ग्रुप था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS जिसको कहते हैं, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप है। ठीक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको RSS के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक एग्जाम्पल है प्रेशर ग्रुप। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ये इंडस्ट्रीज है, इसको क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप कहेंगे। ठीक, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP जो है, ये स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप है।
ठीक, स्टूडेंट यूनियन के तौर पे काम करता है ये। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जो, ठीक, या आशा जो है वो भी। ठीक, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस क्या है, रुचि समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है, ये देखते हैं हम लोग। यही करके हम लोग खत्म करते हैं आज का टॉपिक। इंटरेस्ट ग्रुप में फॉर्म अराउंड एनी इमेजिनेबल इंटरेस्ट। ठीक, तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है किसी भी इमेजिनेबल इंटरेस्ट के बेस पे भी बन सकता है। रुचि समूह किसी भी काल्पनिक हित के इर्द गिर्द बन सकता है। ठीक, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट ग्रुप बनता है वो किसी एक इंटरेस्ट को लेकर ही बनता है। जैसे किसान यूनियन जो है वो क्या है, वो इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है, प्रेशर ग्रुप है। उसकी वजह क्या है कि वो उनके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, वो हमेशा वो ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और उसके इंटरेस्ट बदलते रहेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो किसी एक इंटरेस्ट के लिए ही बनाया जाता है। When the interest is political, the interest group is usually designed as pressure group. जब इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल हो तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो डिजाइन होता है प्रेशर ग्रुप के तौर पर। ठीक, जब हित राजनीतिक हो तो हित समूह को आमतौर पर एक दबाव समूह के रूप में भी नामित किया जाता है। तो हित समूह अगर राजनीतिक हो जाए तो उसको दबाव समूह के तौर पे भी नामित किया जा सकता है। ठीक, when the interest is political, the interest group is usually designed as pressure group. जब हित राजनीतिक होता है तो हित समूह को आमतौर पर एक दबाव समूह के रूप में भी नामित किया जाता है। इंटरेस्ट ग्रुप यूजुअली हैव सम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेस्ट ग्रुप का जो कुछ होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे होता है, टू डील विद कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरी इशूज। कम्युनिकेशन और मॉनिटरी इशूज को डील करने के लिए। ठीक, तो प्रेशर ग्रुप जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है। इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो मेन बहुत सारे इंटरेस्ट के लिए हो सकता है, जो भी इमेजिनेबल इंटरेस्ट है उसके लिए हो सकता है। इंटरेस्ट ग्रुप यूजुअली हैव सम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरी इशूज। तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो ज़्यादातर ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे किसान यूनियन, ठीक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक, आरएसएस, ये सब जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे होते हैं। जिसमें जो है किस लिए बनाया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन को डील करने के लिए और मॉनिटरी इशूज को, जो भी मनी से रिलेटेड इशूज होते हैं उनको डील करने के लिए। संचार और मौद्रिक मुद्दों से निपटने के लिए इस समूह के पास आमतौर पर कुछ औपचारिक संगठन होते हैं। तो ये हित समूह के पास जो है औपचारिक संगठन होते हैं जो क्या करते हैं, जो मौद्रिक मुद्दे होते हैं, मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं या संचार से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, उनसे निपटने के लिए इनके पास कुछ औपचारिक संगठन भी होते हैं। प्रेशर ग्रुप आर नियरली ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉर्मलाइज्ड। ठीक, दबाव समूह लगभग हमेशा सख्ती से औपचारिक होते हैं। तो दबाव समूह हमेशा जो है ये फॉर्मलाइज होंगे। इंटरेस्ट ग्रुप जो है कभी कभी उसमें कुछ जो है पोर्शन हो सकता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हो। ठीक, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है फॉर्मल हो, लेकिन सारे नहीं होते हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप जो है वो हमेशा फॉर्मल हो। प्रेशर ग्रुप आर नियरली ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉर्मलाइज। दबाव समूह लगभग हमेशा सख्ती से औपचारिक होते हैं। Pressure groups are always regulated to make sure that comply with laws concerning fundraising, donation and contact with the government. ठीक, तो प्रेशर ग्रुप हमेशा ये देखेगा कि कौन से लॉज एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से ही वो चलते हैं, उसी को वो कंप्लाई करते हैं। चाहे वो फंड रेजिंग से रिलेटेड इशूज हो, डोनेशन से रिलेटेड इशूज हो, और वो गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करके ही चलते हैं। दबाव समूह को हमेशा सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जाता है कि वे धन उगाही, दान और सरकार से संपर्क संबंधी कानून का पालन करते हैं। सरकार से अगर संपर्क करना हो तो कौन कौन से कानून है, धन उगाही से संबंधित कौन से कानून है, या दान से संबंधित कौन से कानून है, इन सब कानूनों को दबाव समूह फॉलो करता है। ठीक, उसको सुनिश्चित करता है। इंटरेस्ट ग्रुप इंक्लूड द प्रेशर ग्रुप और लॉबिंग रेगुलेशन। इंटरेस्ट ग्रुप जो है उसमें प्रेशर ग्रुप और लॉबिंग रेगुलेशन दोनों आ सकता है, बट मोनोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप।
आर नॉट स्पेशली रेगुलेटेड, लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल, मोनो नहीं, नॉन पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो स्पेशली आर नॉट स्पेशली रेगुलेटेड, वो जो है स्पेशली रेगुलेटेड नहीं होते। जो नॉन पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो रेगुलेटेड नहीं होते। इस समूह में दबाव समूह और पैरवी नियम शामिल हैं। इस दबाव समूह और पैरवी नियम शामिल होते हैं, ठीक। लेकिन गैर राजनीतिक हित समूह को विशेष रूप से विनियमित नहीं किया जाता। लेकिन जो गैर राजनीतिक समूह होते हैं उनको विशेष रूप से विनियमित नहीं किया जाता, ठीक। इंटरेस्ट ग्रुप डिपेंड ऑन परसुएशन एंड एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ग्रुप किस लिए होता है? अपने जो है परसुएशन के लिए होता है, और अपनी जो इश्यूज होते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एडवर्टाइज करने के लिए होते हैं। प्रेशर ग्रुप, प्रेशर पॉलिसी मेकर। प्रेशर ग्रुप क्या करता है? पॉलिसी मेकर के ऊपर प्रेशर डालता है, ठीक, विद मनी एंड कोर्सिव रेटोरिक टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। मनी के साथ और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। हित समूह अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए अनुनय और विज्ञापन पर निर्भर होते हैं, ठीक। अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए ये क्या करते हैं? अपने हित को बढ़ावा देने के लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे, विज्ञापन देंगे, ठीक, ताकि उनके हित को बढ़ावा मिल सके। इंटरेस्ट ग्रुप हमेशा जो एडवर्टीजमेंट के जरिए अपनी बात को मनवाते हैं। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? जबकि जो दबाव समूह होते हैं वो नीति निर्माताओं पर नीति को प्रभावित करने के लिए पैसे और जबरदस्त बयानबाजी का दबाव बनाते हैं, ठीक। तो पैसे से या बयानबाजी के जरिए जो है वो जो पॉलिसी मेकर हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनके ऊपर ये दबाव डालकर अपनी बात को मनवाते हैं, ठीक। मूवमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, जाति पर आधारित आंदोलन, ठीक। तो ये कल हम लोग करेंगे। आज इतना ही, क्योंकि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा है, टाइम लगेगा इसमें, बहुत सारे इसमें मूवमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं। आपकी क्लास भी होगी 4 बजे से, इसलिए आज इतना ही। एनी क्वेश्चन? और फॉर्म आ चुके हैं, आप लोग को बता दूं मैं कि फॉर्म आ चुका है, और 28 जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 28 अक्टूबर। और आप जो है 29 टू 31 शायद है डेट करेक्शन की। अगर कुछ गलती हो जाती है तो 29 टू 30 आप करेक्ट कर सकते हैं उसमें। तो 28 लास्ट डेट है, जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, ठीक। जल्दी भरने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपने सेंटर चूज किया है, हो सकता है पहला सेंटर ही आपको मिल जाए। वैसे अगर पिछली बार की तरह करेगा तो मुश्किल है कि पहला मिले। पिछली बार जो है कर दिया था कि सब्जेक्ट वाइज सेंटर को डिसाइड किया था, तो कुछ सेंटर को फिक्स कर दिया था कि ये सोशोलॉजी के लिए, तो सारे लोगों का सेंटर वहीं गया था, चाहे आपने सेंटर चूज करते वक्त वो नाम डाला हो या ना डाला हो, सेंटर वहीं का गया। तो अगर वैसा नहीं होता है तो पहले फॉर्म भरने का ये फ़ायदा होता है कि वो सेंटर आपने जो चूज किया वो मिल जाता है, पहला सेंटर, ठीक। अब देखते हैं क्या है। ये तो पहले से ये लोग बताते नहीं है कि सेंटर जो है पूरा एक फिक्स सेंटर होगा, या मतलब जो जिन्होंने सेंटर जैसे जैसे भरा है वैसे ही सेंटर मिलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। बहुत से लोगों को, जैसे पूर्वांचल के जो लोग थे, यूपी में जो पूर्वांचल एरिया है वहाँ के लोगों को मेरठ भेज दिया था, क्योंकि मेरठ जो है सोशोलॉजी का सेंटर बनाया गया, और भी एरिया को बनाया गया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मेरठ भेजा गया था इस एरिए से। और भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एनी क्वेश्चन? सबकी तैयारी सही चल रही है ना? ठीक है, फिर लीव करते हैं जब नहीं है कोई क्वेश्चन तो।